क्लास 10 लघु 3 प्रश्न धातु धातु चैप्टर का यूपी बोर्ड से। तो विद्युत पहला क्वेश्चन इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उदाहरण से इसे स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं, किसमें? विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। वे क्या करती हैं? अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं तथा श्रेणी में धातु का स्थान जितना ऊपर होता है उसकी अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता भी उतनी अधिक होती है। फिर से देख लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं तथा श्रेणी में धातु का स्थान जितना ऊपर होता है उसकी अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण में है इसका कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम और कैल्शियम हाइड्रोजन से ऊपर हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम और कैल्शियम हाइड्रोजन से ऊपर हैं, अतः ये दोनों ही अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। परंतु सोडियम अधिक शीघ्रता से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। उदाहरण फिर से देखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम और कैल्शियम सोडियम और कैल्शियम हाइड्रोजन से क्या हैं? ऊपर हैं, अतः ये दोनों ही अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, परंतु सोडियम अधिक शीघ्रता से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि क्योंकि कार्बन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्यों कार्बन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। दोबारा देखते हैं इसी क्वेश्चन का। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर, किसके आधार पर? विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि क्यों कार्बन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। आंसर कि हम जानते हैं कि जो धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वे ही अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाती हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, अतः कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। क्या कहा गया है? क्वेश्चन का आंसर है कि हम जानते हैं कि धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है वे ही अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाती हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, अतः कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कॉपर की छड़ को AgNO3 विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। पहला क्वेश्चन या तो क्वेश्चन पूछता है क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डालते हैं। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? कॉपर की छड़ को AgNO3 विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। यह प्रश्न पूछ सकता है क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डालते हैं। इसका आंसर लिखिए। आंसर देखते हैं। आंसर इसका क्या है? इसका आंसर क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। श्रेणी में Cu का स्थान Ag से ऊपर है। ठीक है, श्रेणी में Cu का स्थान Ag से ऊपर है, अतः यह AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया देगा। क्या है? Cu प्लस 2AgNO3 एरो Cu2 प्लस 2NO3 माइनस प्लस 2Ag। फिर से देख लेते हैं क्या है रिएक्शन इसका। Cu प्लस 2AgNO3 एरो Cu2 प्लस 2NO3 माइनस प्लस 2Ag। इसके नीचे देखते हैं आगे क्या है।
इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाएगा। इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जिंक, चौथा प्रश्न है, जिंक धातु के सल्फाइड एक्स के धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या है? जिंक धातु के सल्फाइड एक्स के धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। या प्रश्न पूछता है जिंक सल्फाइड से जिंक धातु प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। जिंक सल्फाइड जेडियन यस होता है से जिंक धातु प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? जिंक सांद्रित जिंक ब्लेड अयस्क का 927 सेंसियल पर वायु की उपस्थिति में परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं। इस अभिक्रिया में जिंक सल्फेट व जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या किया गया इसमें? सांद्रित जिंक ब्लेड अयस्क का 927 सेंसियल पर वायु की उपस्थिति में परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं। इस क्रिया में जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे देखते हैं रिएक्शन क्या है। जेडियन जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन O2 की क्रिया करने पर जेडियन O जिसे बोलते हैं जिंक ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंसी के लिए 2ZnS प्लस 3O2 एरो 2ZnO प्लस 2SO2। फिर इसके बाद का जेडियन एस है, जेडियन एस से क्रिया फिर ऑक्सीजन करते हैं तो क्या जगह जेडियन एस प्लस 2O2 एरो जेडियन एस प्लस 2O2 एरो ZnSO4। इसकी अगला पॉइंट, इसी में अगला है रिएक्शन 2ZnSO4। अब इसकी क्रिया फिर करेंगे तो 2ZnSO4 एरो 2ZnO प्लस SO2 प्लस O2। रिएक्शन ध्यान से देखिएगा क्या है? 2ZnSO4 एरो 927 सेंसियल पर गर्म करते हैं तो 2ZnO प्लस SO2 प्लस O2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कापर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा विगलित किया जाता है? कापर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा विगलित किया जाता है? तो आंसर क्या देखिए, कापर ग्लास Cu2S को वायु में गर्म करते हैं, वायु मतलब ऑक्सीजन में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है तथा ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कापर ग्लास से क्रिया करके धातु प्राप्त करते हैं। दोबारा देखिए, कापर ग्लास Cu2S को वायु में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है या होता है तथा ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कापर ग्लास से क्रिया करके कापर धातु देते हैं। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन क्या जाएगा आपका? 2Cu2S यहाँ पर बैलेंसी के लिए 2 पहले हो गया। 2Cu2S प्लस 3O2 एरो क्या जाएगा आपका? 2Cu2O प्लस 2SO2 रिएक्शन फिर देखते हैं। रिएक्शन क्या जाएगा आपका? ये आपका Cu2S जिसे बोलते हैं कापर ग्लास, ऑक्सीजन क्रिया करेंगे तो O2 क्रिया करने के बाद क्या जाएगा आपका? कापर ऑक्साइड तो Cu2O प्लस SO2। अब इसका बैलेंसी के रूप में देख लेते हैं। तो बैलेंसी की थोड़ा देखते हैं दोबारा इसको। क्या आएगा? 2Cu2S प्लस 3O2 एरो 2Cu2O प्लस 2SO2। इसके बाद जो आपका Cu2O कापर ऑक्साइड जो है इसी क्रिया फिर कापर सल्फेट मतलब जिसे बोलते हैं सिल्वर ग्लास से क्रिया करेंगे। अरे कापर ग्लास Cu2S कापर ग्लास से क्रिया करेंगे तो क्या जाएगा आपका? 2Cu2O प्लस Cu2S एरो क्या जाएगा आपका? 6Cu प्लस SO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, आघातवर्धता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए कि यह किस प्रकार तत्वों का गुण है। आघातवर्धता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए कि किस प्रकार का तत्व का गुण है। आगे देखते हैं आंसर, आघातवर्धता धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर बिना तोड़े पतली चादर में परिवर्तित होने की क्षमता प्रदान करता है। क्या है, दोबारा देखते हैं इसको कि धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर बिना तोड़े पतली चादर में परिवर्तित होने की क्षमता प्रदान करता है, आघातवर्धता कहलाता है। आघातवर्धता धातुओं का एक विशिष्ट भौतिक गुण है। आघातवर्धता धातुओं का एक विशिष्ट गुणधर्म है। सोना तथा चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है। सोना तथा चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है। एल्युमिनियम तथा कापर भी उच्च आघातवर्धनीय धातुएं हैं। एल्युमिनियम तथा कापर भी उच्च आघातवर्धनीय धातु है। बिस्कुट, चॉकलेट, दवाइयाँ, सिगरेट आदि की पैकिंग में एल्युमिनियम पत्रकों का प्रयोग किया जाता है। इसी को दोबारा देख लेते हैं हम। आघातवर्धता धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर बिना तोड़े पतली चादर में परिवर्तित होने की क्षमता प्रदान करता है, आघातवर्धता कहलाता है। आघातवर्धता धातुओं का एक विशिष्ट भौतिक गुण है। सोना तथा चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातुएं हैं। एल्युमिनियम तथा कापर भी उच्च आघातवर्धनीय धातुएं हैं। बिस्कुट, चॉकलेट, दवाइयाँ, सिगरेट आदि की पैकिंग में एल्युमिनियम पत्रकों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं तन्यता वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं। तन्यता क्या होता है, वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं तन्य कहलाती है तथा इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। तन्यता धातुओं का एक अन्य विशिष्ट गुणधर्म है। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। दोबारा देख लेते हैं, तन्यता क्या होता है, वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं तन्य कहलाती हैं तथा इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। तन्यता धातुओं का एक विशिष्ट गुणधर्म है। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सातवां प्रश्न, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं। कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं। देखते हैं क्या है, Hg+S2SO4 एरो HgSO4 + H2। अगला क्या है आपका, Cu+2AgNO3 एरो CuNO3 का ट्वाइस +2Ag। देखते हैं आगे क्या है उत्तर में इसका। अभिक्रिया Hg+S2SO4 एरो HgSO4 + H2 संभव नहीं है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Hg का स्थान H2 से नीचे है, अतः यह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी। अभिक्रिया Cu+2AgNO3 एरो CuNO3 का ट्वाइस +2Ag संभव है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu का स्थान Ag से ऊपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है परंतु सिल्वर डालने पर नहीं होती। कारण बताइए, उपयुक्त अभिक्रिया को समीकरण द्वारा व्यक्त करें। फिर से प्रश्न देख लेते हैं दोबारा। सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है परंतु सिल्वर डालने पर नहीं होती है। कारण बताइए, उपयुक्त अभिक्रिया को समीकरण द्वारा व्यक्त करें। आंसर इसका क्या है,
सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन के ऊपर है। जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इसका है Zn H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। Zn क्रिया SO4 के साथ फिर आपका H2 बाहर हो जाएगा। आगे क्या इसी में है? परंतु सिल्वर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है। इसलिए यह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। AgH2SO4 एरो कोई अभिक्रिया नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है? A, B, C एवं D 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्नलिखित सारणी में सारणीबद्ध किया गया। देखते हैं। तो धातु है आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो ए कोई अभिक्रिया नहीं, और कॉपर सल्फेट में विस्थापन। और उसके बाद बी वाले में देखते हैं, आयरन सल्फेट में क्या होता है? विस्थापन होता है। कॉपर सल्फेट में कुछ नहीं होता है। जिंक सल्फेट में क्या तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और उसके बाद सी कोई अभिक्रिया नहीं होती। आयरन सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। इसमें भी कोई अभिक्रिया, इसमें भी सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया होती है। और डी क्या होता है? कोई अभिक्रिया नहीं है। किसके साथ? आयरन सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं है। कॉपर सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं है। जिंक सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं है आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ। आगे देखते हैं। इस सारणी का उपयोग कर धातु ए, बी, सी और डी के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए। प्रश्न नंबर 1 है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धातु ए Cu को विस्थापित कर सकती है। धातु बी F को विस्थापित कर सकती है। धातु सी Ag को विस्थापित कर सकती है। Cu, Fe तथा Ag को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। FeCuAg। अगला प्रश्न क्या है?